हो चुकी है, मेंडल, बैक क्रॉस, वो सब टेस्ट क्रॉस है ना। फिर पोस्ट मेंडलिज्म में मेंडल्स के 3 लॉ, उसके ऊपर कहाँ तक देखा था हमने, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, राइट, ये सब एडिशनल प्लियोट्रोपी, पॉलीजीन्स भी हमने देखा था। अब उसके आगे जो जहां से हमने स्टार्ट किया है, जो अभी टेस्ट के लिए आपको होगा, वो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, दैट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से वो सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, देन सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स एंड वाई का स्ट्रक्चर, उसके बाद लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, सेक्स लिंकेज, उसमें भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, फिर आई मॉर्गन की थ्योरी, टीएच मॉर्गन की थ्योरी, रिकॉम्बिनेशन की थ्योरी उसको कहते हैं। फिर ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ये बाकी है, आई थिंक विडोस्पिक नहीं लिया है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो पहले ये हम कंप्लीट कर, ये रह गया था, ये एडिशनल है, जैसे मैंने बताया, ये सीबीएसई के सिलेबस में, आपके सिलेबस में ऐड कर दिए। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में हम स्टार्ट करेंगे विडोस्पिक से, और फिनाइल कीटोन्यूरिया ये नया है, तो ये अभी हम कंप्लीट कर लेते, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। पेज नंबर 61 खोला, पेज नंबर 61, पहले देखेंगे विडोस्पिक, फिर देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके, तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ऑटोसोम से रिलेटेड इनहेरिटेंस। ऑटोसोम मतलब जो 44 क्रोमोसोम है, जिसको हम 22 पेयर्स कहते हैं, उससे रिलेटेड जो जीन्स इनहेरिट होते हैं, उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनहेरिट होना मतलब ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ह्यूमन सोमैटिक सेल, सोमैटिक मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, सोमैटिक सेल का मीनिंग क्या है, सोमैटिक सेल मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस एंड ओवरी, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल है, स्पर्मेटोगोनियम, ओवम, ओवरी, टेस्टिस, वो छोड़ के जो नॉर्मल बॉडी पार्ट है, जो नॉर्मल बॉडी सेल्स है, दे आर सोमैटिक सेल्स। कंटेन 23, हर एक सेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते, मतलब 46। दे कैन बी डिवाइडेड फंक्शनली, ये फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, ये जो 23 पेयर्स हैं, ओके, वो कैसे डिवाइड हुए हैं, 22 ऑटोसोम, 22 पेयर्स ऑटोसोम से, और 1 पेयर जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम। ओके, इस तरह से डिवाइड है। 22 पेयर्स मतलब 22 + 22 44, और 1 पेयर मतलब उसमें 2 क्रोमोसोम। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम से वो डिवाइड हुए हैं, 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। तो ये जो ऑटोसोम्स है, 22 पेयर्स को कहा जाता है ऑटोसोम्स। आप पढ़ रहे हो ना 61 पेज पे, ऑटोसोम कंट्रोल वैरायटी ऑफ ट्रेट्स अदर देन सेक्स, मतलब मेल फीमेल, ये जो रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर है, विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ये छोड़ के बाकी जो 22 पेयर्स है, वो बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते, जैसे स्किन कलर, आई कलर, शेप ऑफ नोज, सारे बॉडी कैरेक्टर। दीज ट्रेट्स आर कॉल्ड ऑटोसोम लिंक्ड ट्रेट्स। तो ये रिलेटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स पे होते हैं, बॉडी हाइट हो गई है ना, हेयर का टेक्सचर हो गया, ये बॉडी कैरेक्टर्स है, वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है। इट इज नॉट रिलेटेड विद द सेक्स, मेल या फीमेल नहीं करते, वो एक्स एंड वाई डिटरमाइन करेंगे। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर, ट्रांसमिशन मतलब पेरेंट्स से हमें वो जीन्स मिलते हैं, पेरेंट्स से हमें वो क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर अदर देन सेक्स लिंक, सेक्स लिंक छोड़ के जो बॉडी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, जैसे हेयर का टेक्सचर हो गया है ना, लिप्स का शेप हो गया, ये जो नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर है वो जो इनहेरिट होते हैं, तो उसको ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे माय हाइट इज लाइक माय फादर, माय स्किन कलर इज लाइक माय मदर, तो ये बॉडी कैरेक्टर्स हैं जो ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उससे रिलेटेड जो जीन्स होते हैं वो जीन्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं।
The transmission of body character other than sex link from parents to their offspring through autosomes called autosomal inheritance. Simple, autosome. Some character influenced by dominant gene. कुछ dominant होते हैं, कुछ recessive होते हैं. Recessive में हमने देखा hemophobia, color blindness, इसका हमने चार्ट भी पूरा कंप्लीट किया. Other than recessive gene, some character are influenced by dominant gene while some are recessive gene present on autosomes. For example, दो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हैं, वैसे तो बहुत है, दो दिए है. ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये प्रैक्टिकल के लिए भी पूछेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी रखते हैं, इसका फोटोग्राफ रखते हैं, इसका विडोज पिक का आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, ऐसा क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल में. थ्योरी में तो है ही. ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है विडोज पिक एंड हाँ ये भी दिया है, पर ये एक्सप्लेन नहीं किया. हंटिंगटॉन्स डिसीज, उसके बाद है ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट दैट इज फेनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया. उसमें एक्सप्लेन दो ही किए, एक डोमिनेंट एक्सप्लेन किया है, एक रेसेसिव एक्सप्लेन किया है. डोमिनेंट में विडोज पिक एक्सप्लेन किया है, रेसेसिव में फेनाइलकीटोन्यूरिया एक्सप्लेन किया है. ओके, डोमिनेंट इनहेरिटेड ट्रेट. जैसे रेसेसिव क्या है, हीमोफीलिया आपको पता है, कलर ब्लाइंडनेस पता है, मतलब अगर वो रेसेसिव जीन प्रेजेंट है वो आपको पता है एक्स लिंक्ड है. अगर वो मेल में एक भी रेसेसिव आ गया तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा. पर फीमेल में दो एक्स होते हैं, तो एक रेसेसिव है तो दूसरा डोमिनेंट उस रेसेसिव को मास्क कर देगा. तो जब रेसेसिव लिंक्ड जीन होता है तो उसका एक्सप्रेशन, मतलब उसका एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत जो डैमेज है कंट्रोल होता है, पर डोमिनेंट होगा तो उससे ज्यादा एक्सप्रेशन दिखाई देगा. कैसे, तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं. ये जो आपके बुक में दिया है ऑटोजोमल इनहेरिटेंस में, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस समझ में आया ना, ऑटोजोम से रिलेटेड इनहेरिटेंस. ओके, तो उसमें दो टाइप्स है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट. ओके, उसके एग्जाम्पल के नाम तो एटलीस्ट सब याद रखने पड़ेंगे. विडोज पिक आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. विडोज पिक, ओके. एंड ये एक एग्जाम्पल है. दूसरा है हंटिंगटॉन्स डिसीज. ओके, दूसरा टाइप है ऑटोजोम पे प्रेजेंट होते हैं पर वो रेसेसिव होते हैं. सो ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट, ये दोनों ही ऑटोजोम पे प्रेजेंट है क्योंकि हम ऑटोजोमल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, पर एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव. ओके, उसके एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत है, हीमोफीलिया वो सब भी है, पर वो एक्स लिंक्ड है. अभी हम ऑटोजोम के बारे में देख रहे हैं. तो उसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया. उसके बाद है सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया हम फिर से देखते हैं, उसका कुछ जेनेटिक पार्ट, पहले हमने मेंडल्स में देखा था सिकल सेल एनीमिया, आप थोड़ा जेनेटिकल पार्ट से, क्रोमोसोम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से देखेंगे सिकल सेल एनीमिया. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. तो आपके बुक में अभी दो एक्सप्लेन किए हैं, एक डोमिनेंट का विडोज पिक और रेसेसिव का फिनाइलकीटोन्यूरिया. ओके, so let us start with the first, that is dominant, autosomal dominant trait, that is widow's peak. Okay, example is widow's peak. widow's peak को और एक नाम है
वी शेप हेयरलाइन। विडोज पिक को और एक नाम है वी शेप हेयरलाइन है। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विडोज पिक, उसका ऑल्टरनेटिव दूसरा नाम है वी शेप्ड हेयरलाइन। सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो विडोज पिक वी शेप हेयरलाइन ये तो बहुत ही कॉमन है। इट इज कॉमनली ऑकर्ड इन मेल्स, मेन्स में पाया जाता है। आपने सबने देखा होगा वी शेप हेयरलाइन, मतलब आफ्टर अ एज। अब ये इनहेरिटेड है पेरेंट्स से, मतलब फादर से उनके सन में ट्रांसमिट होता है। वी शेप हेयरलाइन क्या होती है? कुछ मेंस में, कुछ पुरुषों में ये जो हेयरलाइन है ना, आफ्टर अ एज कैसे हो जाती है, यहाँ पे बाल्डनेस आ जाता है और हेयरलाइन ऐसे वी शेप में दिखाई देती है माथे पे। मतलब जब बाल झड़ने लगते हैं तो यहाँ से साइड से झड़ेंगे और बीच में ऐसे हेयर का शेप दिखाई देगा। सो इट अपीयर लाइक अ वी शेप ऑन द आपके सर पे, इस तरह से वी शेप हेयरलाइन दिखाई। आपके इसमें फोटोग्राफ दिया है वी शेप हेयरलाइन कैसे होती, तो बहुत से इसमें इस तरह से वी शेप हेयरलाइन होती, ये वी शेप हेयरलाइन। ओके, इस तरह से वी शेप हेयरलाइन कॉमन फीचर है एंड दिस इज डोमिनेंट ट्रेट है। ओके, वी शेप हेयरलाइन मतलब हेयर की जो ग्रोथ है माथे पे वी शेप में होती है। अब ये कैसे? प्रोमिनेंट वी शेप हेयरलाइन ऑन फोरहेड डिस्क्राइब्ड एज विडोज पीक। पीक वो शेप को कहा जाता है। इट इज डोमिनेटेड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, तो ऑटोसोमल है और वो डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन कंट्रोल करता है इस कैरेक्टर को, इस ट्रेट को। हम ट्रेट कब कहते हैं? जब वो इनहेरिट होता है, जैसे फादर से सन में इनहेरिट होगा। ओके, इट इज डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। विडोज पिक ऑकर्स इन होमोजाइगस डोमिनेंट। ये कब दिखाई देगा? विडोज पिक ऑकर्स इन एंड ऑल्सो। अब देखो ये है डोमिनेंट, मैंने कैपिटल से ड्रॉ किया। डोमिनेंट हम हमेशा कैपिटल से ड्रॉ करते हैं ना, तो मैंने कैपिटल डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू मतलब विडोज पिक का ट्रेट। जीन कौन सा है विडोज पिक के लिए? हमने डब्ल्यू कंसिडर किए, तो डब्ल्यू जीन है। अब होमोजाइगस कंडीशन हमेशा रहती है, एलियल्स दो होती है ना, तो ये भी विडोज पिक दिखाएगा और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी विडोज पिक दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्या करता है? रेसेसिव को मास्क। अब ये नॉर्मल स्ट्रेट हेयर लाइन है, ये स्ट्रेट हेयर लाइन है, ये वी शेप नहीं है। स्मॉल डब्ल्यू मतलब रेसेसिव जीन, मतलब नॉर्मल हेयर लाइन, स्ट्रेट हेयर लाइन। ओके, और कैपिटल डब्ल्यू आया मतलब वी शेप हेयर लाइन। ओके, अब ये डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है, तो 100% वो जो हेयर लाइन होगी सर पे वो विडोज वी शेप ही होगी। पर यहाँ पे एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, और जैसे आपको पता है डोमिनेंट जो है वो रेसेसिव को मास्क करता है। तो रेसेसिव मतलब स्ट्रेट हेयर लाइन, भले ही वहां पे स्ट्रेट हेयर लाइन का रेसेसिव जीन है, पर डोमिनेंट जीन मतलब वी शेप हेयर लाइन उस रेसेसिव जीन को डोमिनेट करेगा, कवर करेगा। इसलिए अगर एक भी सिंगल भी डब्ल्यू है वो डोमिनेंट होने की वजह से वो एक्सप्रेस होगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों में से कोई भी जीनोटाइप हो, दोनों में विडोज पिक ही दिखाई देगा। सो ये जीनोटाइप किसके लिए है? विडोज पिक के लिए, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन कंट्रोल करता है। ओके, इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस रेसेसिव। अब स्ट्रेट हेयरलाइन कितने होंगी? ये विडोज पिक, और स्ट्रेट हेयरलाइन होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ जिनमें दोनों ही रेसेसिव है। स्ट्रेट हेयरलाइन, स्ट्रेट हेयरलाइन किन में दिखाई देगी? जिनमें दोनों ही रेसेसिव जीन, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो सिर्फ उनमें ही ये दिखाई देगा
स्ट्रेट हेयरलाइन, उनमें इस तरह से वी शेप हेयरलाइन नहीं होगी माथे। ओके, तो स्मॉल डब्ल्यू मतलब स्ट्रेट हेयरलाइन। इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस रेसेसिव, ये स्मॉल डब्ल्यू होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप हैव स्ट्रेट हेयरलाइन एंड नो विडोज पिक। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांस ऑफ इन, हाँ दोनों में ही दिखाई देती है, मेल और फीमेल में, पर ये मेल्स में ज्यादा करके हमें दिखाई देता है, मेल और फीमेल में दोनों में होने के ये चांसेस। दोनों के फोटोग्राफ दिखाए, स्ट्रेट हेयर लाइन का फोटोग्राफ दिखाया है, नो विडोज पिक, दैट इज वहां पे बुक में लिख लो आप, जो फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ के साइड में लिख लो, जो ये वी शेप हेयरलाइन दिखाई दे रही है वहां पे लिखो कैपिटल डब्ल्यू ऑब्लिक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पे लिखो पेंसिल से स्मॉल डब्ल्यू, बस इतना ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आपको ये स्ट्रेट हेयरलाइन मतलब दोनों ही स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, दोनों डोमिनेंट, तो इस तरह से जीनोटाइप है, बस दैट्स इट। ये जो है आपको प्रैक्टिकल में पेडिग्री में दिया है, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री आपके बुक में दिया है, प्रैक्टिकल्स में है, थियरी में, हाँ ये देखो क्वेश्चन में दिया है आपको, किधर पेडिग्री दिया है क्या बुक में, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री इज देयर फॉर योर प्रैक्टिकल, तो हमें वो अभी लेना पड़ेगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स में है और इसी चैप्टर में है। देखो ये पेडिग्री का चार्ट है, मिला, मेल फीमेल, आपने पढ़ा है ये पेडिग्री इससे पहले, पेडिग्री का चार्ट पढ़ा है 10th में आईसीएससी? यस मैम, पढ़ा है ना, हाँ, तो वो इसी से रिलेटेड है, जैसे विडोज पिक का आपको पेडिग्री चार्ट आएगा और फोटोग्राफ टंग रोलर और नॉन रोलर, राइट, यस, रोलिंग टंग वाला भी, ये वो भी आपको प्रैक्टिकल्स में है, रोलिंग टंग वाला भी है और विडोज पिक दोनों ही है पेडिग्री एनालिसिस। तो कैसे वो इनहेरिट होता है, पेरेंट्स का सिंबल, मेल का सिंबल, फीमेल का सिंबल, अफेक्टेड का सिंबल, नॉर्मल का सिंबल, फिर वो क्रॉसिंग कैसे करते हैं, वो सब पेडिग्री एनालिसिस प्रैक्टिकल्स में है, तो हम वो कल लेते हैं। फिर आई थिंक आपने अभी तक ये नहीं लिए होंगे, परचेस नहीं किए होंगे ना, प्रैक्टिकल्स के हैंडबुक लिए है कुछ, पता है आपको? हाँ ठीक है, मैं ले लूंगी, नेट पे मिल जाएगा आपको, कुछ चेंजेस होंगे अभी, मेरे पास लास्ट ईयर का ओल्ड सिलेबस का हैंडबुक है, रिसेंट आई थिंक हमें मिल जाएगा नेट, जिसको भी पहले मिल जाए मुझे सेंड कर दो, नहीं तो मैं सर्च करती हूँ, कुछ चेंजेस हो सकते हैं आगे पीछे, पर ये है आपको प्रैक्टिकल्स में। और देखो यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस में भी दिए पेडिग्री एनालिसिस, ऑब्जर्व द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो विडोज पिक का और रोलिंग टंग का आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऐसे प्रैक्टिकल में पूछते हैं, ठीक है? तो बस दैट्स इट, विडोज पिक मतलब वी शेप हेयरलाइन, वो डोमिनेंट जीन कंट्रोल करता है, इसलिए डोमिनेंट रेट है, ये ऑटोजोमल है, ऑटोजोम पे प्रेजेंट होता है, दोनों ये विडोज पिक का जीनोटाइप है और ये स्ट्रेट लाइन का जीनोटाइप है, बस बाकी पेडिग्री एनालिसिस हम दोनों का कल देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो भी आसान है, बस फटाफट समझ लो, आपको इजी करने के लिए मैं थोड़ा सीबीएसई बुक से रेफरेंस लेके हम देखेंगे विडो फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये हो गया आपका विडोज पिक, आसान है ना, कुछ है क्या उसमें डिफिकल्ट? कुछ नहीं है, समझ में आया? अभयराज, खुशी, हरदेव, समझा ना? हाँ आगे देखिए, अभयराज कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम। ठीक है, विडोज पिक मतलब वी शेप हेयरलाइन, ऐसे वी माथे पे, डन, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम फिनाइलकीटोन्यूरिया। मैं थोड़ा सा सीबीएसई से उसके नोट्स आपको शॉर्ट में लिख के देती हूँ, आप बुक में ही लिख लो ताकि वो सब पढ़ने से अच्छा है, ये शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट बना के दे रही, वो फटाफट आपको समझ में आ जाए। फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सब क्या, जैसे मैंने बताया ना, पूरा आपका सीबीएसई का, देखो दिस इज सीबीएसई टेक्स्ट बुक, दिस इज सीबीएसई का पूरा ये कर दिया है, ठीक है?
So let us start with the phenylketonuria. So this is autosomal and autosomal recessive inheritance. तो उसमें ये B टाइप है, that is autosomal recessive trait, recessive trait है. ओके अब ये जनरली डिसऑर्डर क्या है वो पहले समझ लेते हैं, फिर वो रेसेसिव और कैपिटल देखेंगे. ओके, दिस इनबोर्न एरर मतलब ये जो बीमारी है वो जन्म से ही होती है, बाय ड्यूरिंग बर्थ होती है. क्या कैसे होती है? सो दिस इज इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. फीचर लिख लो, इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर बाय बर्थ. This is the first point. And also inherited as autosomal recessive trait. ये तो आपको लिखना है. ये ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से बच्चों में. अब ये डिसऑर्डर क्या है? अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एंजाइम, एब्सेंस ऑफ एंजाइम. उनके शरीर में एक एंजाइम नहीं बनता. क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड जीन इनहेरिट नहीं हुआ. ये जो एक एंजाइम है, ये एंजाइम बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो जीन उनमें डिलीट हो गया है. ओके, सो अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम विच कन्वर्ट अमाइनो एसिड फिनाइल अमाइन इनटू टायरोसिन. तो ये एंजाइम क्या करता है? ये एक अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानाइन. फिनाइल एलानाइन. इस कंपाउंड को ये एंजाइम कन्वर्ट करता है टायरोसिन. ओके, एंजाइम क्या कर रहा है? जो एब्सेंट है पेशेंट में, फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट करता है. ये एंजाइम एब्सेंट है. अगर फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? ये फिनाइल एलानाइन जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो एक्यूमुलेशन जमा होता जाएगा, वो टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है. तो एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानाइन, और फिर ये फिनाइल एलानाइन जो है वो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू टायरोसिन, इट कन्वर्ट इनटू फिनाइल एलानाइन abnormally. It convert into phenyl pyruvic acid. Phenyl pyruvic acid. It abnormally convert into phenyl pyruvic acid. Okay? और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड बॉडी में सैचुरेट होता है तो उसकी वजह से बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है, एंड दैट इज मेंटल रिटार्डेशन. That lead to mental retardation. मेंटल ग्रोथ नहीं होती, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती. समझ में आया? एब्सेंस ऑफ एंजाइम. व्हाई? बिकॉज जीन इज एब्सेंट. वो एंजाइम क्या कर रहा था? फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था. दैट एंजाइम इज एब्सेंट. तो फिनाइल एलानाइन सैचुरेट होता जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वो एक्यूमुलेशन की वजह से फाइनली फिनाइल एलानाइन, ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, AA मतलब अमाइनो एसिड. ये जो अमाइनो एसिड है सैचुरेशन की वजह से कन्वर्ट हो गया फिनाइल पायरुविक एसिड. नाउ दिस इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस. ये टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होने की वजह से रिजल्ट क्या होता है? देयर इज अ मेंटल रिटार्डेशन, एंड दिस इज इनहेरिटेड डिसीज. ओके, अब फर्दर दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड. ये जो एडिशनल फिनाइल पायरुविक एसिड है वो बॉडी में, ब्लड में एक्यूमुलेट होने की वजह से फिर किडनी में भी इंटर करता है, और किडनी में से यूरिन में भी दिखाई देता है, इसलिए यूरिन का कलर भी डार्क हो जाता है. तो दिस इज ऑल्सो सिम्टम. Accumulation of phenyl pyruvic acid result in the appearance of this
pyruvic acid in urine, and that is the discoloration of urine. Accumulation of this result in brain में accumulate होगा तो mental retardation होगा. It is also excreted through the urine because it's because of its poor absorption by kidney. ये reabsorb नहीं होगा तो यूरिन में से बाहर भी फेंका जाता है. Okay, so this is phenylketonuria. Okay. Inborn metabolic disorder are caused due to recessive. When recessive genes are present in homozygous condition, phenylalanine hydroxylase enzyme क्या करता है? Hydroxylase enzyme is not produced. This enzyme is essential for conversion of phenylalanine into tyrosine. Due to absence of this enzyme, phenylalanine is converted into tyrosine. नहीं, ये गलत हो गया. आपको समझ में हो गया ना? Is not converted into tyrosine. Phenylalanine and its derivative is accumulated in blood. उसको कहते हैं cerebrospinal. ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, ब्रेन के अंदर मतलब ब्रेन में से तीन आइटर एंड ऑल दैट इज CSF जो है, क्या वर्ड है उसमें, ब्रेन में आवर ब्रेन इज filled with the CSF fluid, cerebrospinal fluid. ओके, तो CSF में accumulate होगा cerebrospinal fluid में. It affect development of brain. So there is a mental retardation. And excessive phenylalanine is excreted in urine. Hence the disease is called phenylketonuria. Phenylketonuria. Nuria मतलब in urea. This excessive phenylalanine is present in urine, तो phenylketonuria ऐसे उसका नाम है. ओके, कुछ एडिशनल है मैं बताती हूँ. मिनट. It is inborn error in metabolism due to defective recessive gene, homozygous recessive. जो homozygous recessive है, जैसे P लिखा तो दोनों ही small p. अगर ये कंडीशन होगी, रेसेसिव कंडीशन होगी, होमोजाइगस रेसेसिव मतलब दोनों ही स्मॉल, मतलब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है तो पर्सन नॉर्मल होगा, पर दोनों ही अगर रेसेसिव आ गए तो ये डिसऑर्डर होगी. ओके, so homozygous recessive condition create this condition. Homozygous recessive lack enzyme. आपके बुक में एंजाइम का नाम क्या दिया है? What is the name of enzyme? Phenylalanine hydroxylase enzyme दिया है ना? पढ़ो जरा. Yes, ma'am. But in CBSE the name is given phenylalanine oxidase. ये थोड़ा सा we have to cross check whether it is oxidase or hydroxylase. In your state book it is given hydroxylase, but in CBSE it is given oxidase, phenylalanine oxidase. तो कौन सा करेक्ट है थोड़ा हमें सर्च करना पड़ेगा. Needed to change the amino acid phenylalanine to tyrosine. Phenylalanine accumulate in tissue and some it changes phenylpyruvic acid and damages the brain and causes reduction of color of hair. हाँ, ये भी उसका सिम्टम है. अब ये पायरुविक एसिड का रिजल्ट क्या होगा? which damages the brain and causes reduction of color, hair color and skin color. Skin color और hair color में भी अफेक्ट होता है. हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आर जस्ट नॉर्मल, मतलब एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है. दे आर जस्ट कैरियर एंड दे आर नॉर्मल. दोनों ही स्मॉल रेसेसिव है, तो फेनाइलकीटोन्यूरिया बिकॉज इट्स अ रेसेसिव ट्रेट. ठीक है, और भी बहुत है जैसे रेसेसिव इनहेरिटेड में कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ. एल्बिनिज्म.
एल्बिनिज्म किसी ने मुझे पूछा था कि पूरी तरह से व्हाइट स्किन होती है ना, जब मैंने क्रॉस किया था निग्रो और एल्बिनो में, याद आया? दैट वाज पॉलीजीन्स। पॉलीजीन्स का जब ह्यूमन स्किन कलर का हमने एग्जांपल लिया था, निग्रो क्रॉस विद एल्बिनो, तब किसी ने पूछा था सफेद सफेद जो दाग आते हैं ना स्किन पे, मतलब कोई कुछ लोग बहुत ही एबनॉर्मली वाइट होते हैं, वो डिसऑर्डर है। याद आया किसने पूछा था एल्बिनिज्म के बारे में? ठीक है, आपने देखे ना ऐसे राजीव पेशेंट? ने। हाँ, राजीव ने पूछा था। एल्बिनिज्म के पेशेंट देखे ना, एकदम सफेद होते, इवन उनके आईब्रोज भी सफेद होते हैं, बाल भी सफेद हो जाते हैं। दैट इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म भी रेसेसिव ऑटोजोमल ट्रेट है, मतलब वो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट होता है और वो रेसेसिव ट्रेट है। ओके, एल्बिनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ मेलानिन। उनमें मेलानिन पिगमेंट फॉर्म ही नहीं होते। जो हमारे तुम्हारे सबकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, वो मेलानिन पिगमेंट फॉर्म नहीं होते इन द स्किन एंड हेयर एंड आइरिस। हेयर्स में फॉर्म नहीं होते और आइरिस, हमारी आंखों के आइरिस में भी फॉर्म नहीं होते। इट इज कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ एंजाइम टायरोजिनेज। कौन सा एंजाइम एब्सेंट है? टायरोजिनेज, which is necessary for the synthesis of pigment melanin from dehydroxyphenylamine. So that is called albinism. It is due to recessive gene homozygous condition block the formation of melanin pigment. Albinism by itself not a disability. ये कोई disability नहीं है, just discoloration है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है। कोई एबनॉर्मेलिटी बॉडी में, कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कुछ नहीं है। However, an albino is susceptible of, बस एक उनको तकलीफ होगी आंखों का इन्फेक्शन, आई डिसऑर्डर ड्यू टू डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ब्राइट लाइट। तो उनके आइरिस में, हमारे आइरिस का कलर मतलब हमारा आई कलर होता है। जैसे मेरा डार्क ब्लैक है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है। सो अवर कलर ऑफ आवर आईज इज एक्चुअली आइरिस कलर, है ना, आपने पढ़ा है ये स्ट्रक्चर। तो उनमें वो डिस्कलरेशन है। ब्राइट लाइट से उनकी आंखों डैमेज होने की ज्यादा चांसेस होती है, क्योंकि पिगमेंटेशन नहीं है आइरिस में। So albino is susceptible to eye disorder due to damaging effect of bright light. Okay, that is albinism. Again note down करो आप, albinism एक additional example। उसके बाद और एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया देखा, वैसे ही एक अल्कैप्टोन्यूरिया भी है। अल्कैप्टोन, उसको कहते हैं ब्लैक यूरिन डिसीज। अब ये भी रेसेसिव जीन है, होमोजाइगस। अल्कैप्टोन्यूरिया, ये जो पेशेंट होते हैं वो अल्कैप्टोन नाम का एक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का कलर पूरा ब्लैक हो जाता है, which combine with oxygen and forms black pigment. Pigment causes darkening of cartilage of ears and nose, blackening of urine. People with dominant allele are normal. नॉर्मल अल्कैप्टोन ऑक्सीडेज है, ऑक्सीडाइजेस। ठीक है, तो डार्क यूरिन कलर डिसऑर्डर भी उसका एग्जाम्पल है। और ठीक है, सिकल सेल एनीमिया देखते हैं कुछ। अभी आपको पता है सिकल सेल एनीमिया क्या है, कुछ एडिशनल देखेंगे इनहेरिटेड डिसीज में। सिकल सेल एनीमिया हम पढ़ चुके हैं प्लियोट्रॉपी में, राइट। अब ये थोड़ा क्रोमोसोम से रिलेटेड देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव रेसेसिव जीन। ये भी डिफेक्टिव रेसेसिव जीन से होता है। रेड ब्लड कार्पस्कल्स ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल बिकम इलोंगेटेड कर्व्ड लाइक अ सिकल। याद आया ना, हमारे आरबीसी कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, है ना। अब ये जो पेशेंट है उनमें ये आरबीसी का शेप कैसे बन गया? लाइक दिस, रिड्यूस्ड कर्व। तो सरफेस एरिया कम हो गया आरबीसी का, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो द रेड ब्लड कार्पस्कल्स ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल बिकम इलोंगेटेड कर्व and low oxygen. The individual suffer from severe tissue damage due to aggregation of RBCs in venous capillary system, oxygen deficiency called as sickle cell crisis or anemia. Okay, the sickled erythrocyte, sickled मतलब curve shape RBC,
सिकल्ड इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, सिकल्ड मतलब वो शेप, आर डिस्ट्रॉयड मोर रैपिडली देन नॉर्मल वंस। आपको पता है हर एक ब्लड सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, तो वो जो सिकल सेल है जल्दी डीनेचर हो जाते हैं, कहाँ पे, बोन मैरो में। ओके, कंट्रोल बाय, ओके, सो इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रॉयड मोर रैपिडली। अब आपने वो जीन्स तो देखे हैं, उसका जीनोटाइप आपको पता है, HbA नॉर्मल पर्सन, HbS कैरियर विथ नो डिसऑर्डर, सिर्फ कैरियर है। हम उनमें कुछ सिकल सेल्ड आरबीसी है और कुछ नॉर्मल आरबीसी है, मतलब अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ये नॉर्मल शेप है और कुछ सिकल्ड इरिथ्रोसाइड इस तरह से। ओके, और HbS दोनों ही आ गए रेसेसिव, दोनों ही HbS, तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट नहीं है, इट्स अ फैटल लीडल इफेक्ट बताया था ना, इसलिए रेशो क्या आता है उसका, रेशो क्या आता है सिकल सेल एनीमिया का, याद आया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिकल सेल एनीमिया, 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1, याद आया ना, आपने इस क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, Yes, वाई द ma'am. रेशियो, हाँ, इज 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1। तो सर्वाइवल रेट दोनों ही HbS अगर जीन सिकल सेल एनीमिया के अगर आ गए तो वो फैटल है, डेथ होती है। ठीक है, तो वो वहां पे दिया है, heterozygous apparently transmit the carrier defective gene can transmit 50%. Inheritance of sickle cell anemia has already been discussed. बस, this defect arises due to, हाँ ये आपको लिखना पड़ेगा, ये रीजन नहीं दिया है आपके बुक में, यू हैव टू राइट सिकल सेल एनीमिया, ये क्योंकि दोनों ही चैप्टर में, दोनों ही पार्ट में रेफरेंस सिकल सेल एनीमिया, ये ऐसे जो कर्व शेप आरबीसी है इरिथ्रोसाइट वो क्यों फॉर्म होते हैं, उसका रीजन प्लीज राइट डाउन। सिकल सेल एनीमिया देख रहे हैं हम, ओके, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटानाइन, ये सारे अमाइनो एसिड है, ग्लूटानाइन नाम का जो अमाइनो एसिड है, दिस इज अमाइनो एसिड, चेंज होता है वैलिन नाम के अमाइनो एसिड, ग्लूटानाइन नाम का जो अमाइनो एसिड है दैट इज फॉर्म, दैट चेंज इनटू वैलिन, substitution of valine for glutamine at 6th position in the B chain of globin molecule, 6th position of B chain, A chain B chain कल बताया था ना, हीमोग्लोबिन कैसे बना है, हीमोग्लोबिन दो चेन से बना है, A और B, और A और B दोनों ही अल्फा और बीटा इन मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, तो ये B चेन के 6th पोजीशन पे ये चेंज होता है, B chain of globin molecule. This discovery is provided the direct evidence that genes specify protein, so established the concept of inherited molecular disease. तो वो जीन एब्सेंट है B चेन के ऊपर, जो B चेन क्या करती है, ग्लूटामाइन वैलिन में चेंज कर दी, तो वैलिन की वजह से, प्रेजेंस ऑफ वैलिन की वजह से ये जो आरबीसी राउंड स्पेरिकल होते हैं उनका शेप कर्व हो जाता है, दैट इज सिकल शेप। ओके, उसके लिए कोडिंग अभी आपके बुक में दिया है, देखो, अगर आप निकालो सिकल सेल एनीमिया तो ये दिया है कोडिंग, आ रही है, आप म्यूट करो, अपना आवाज आ रही है, देखो नॉर्मल, नॉर्मल HB, अभी ये सब आपने पढ़ा नहीं है, 3 नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो एक कोडॉन बनाते हैं और एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड, इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले, ओके, पर आप अभी के लिए लिख लो, आपके बुक में भी दिया है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन HB के लिए सीक्वेंस है CTC-CAG, ओके, उससे mRNA बनेगा
CAG से क्या बनेगा? सी क्या बनाएगा? सी कौन सा ये बनाएगा नाइट्रोजन बेस, बताओ तो। सी ट्रांसक्राइब इनटू ए एडेनाइन ग्वानाइन, बताओ चलो। साइटोसाइन। हाँ, mRNA ये CAG से बनेगा। C कोड्स फॉर G, ए क्या बनाएगा? एडेनाइन। एडेनाइन। सॉरी CTG। टी ये टी इसका ये सीक्वेंस है, AG इसका, तो बन गया GAG। और GAG बनाता है ग्लूटानाइन। तो ये नॉर्मल है, उसकी वजह से नॉर्मल राउंड आरबीसी होगी, ये नॉर्मल कंडीशन। हाँ, ये सीक्वेंस है डीएनए का। CTC वो बनाएगा GAG कोड्स फॉर अमाइनो एसिड ग्लूटानाइन। आपको थोड़ा सा अगर 10th का याद हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब जो अफेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनमें ग्लूटानाइन की जगह पे वैलिन बन गया और वैलिन की वजह से आरबीसी का शेप कर्व हो गया, मतलब सिकल शेप हो गया, ओके, उनमें कोडिंग कैसे डिफॉल्ट हो जाती है? GAG। अब ये क्या मैं लिख रही हूँ? दिस इज फॉर सिकल सेल जीन, दैट इज HBS, ऐसे लिखती हूँ, HBS जीन। इसमें जो डिफेक्ट आता है वो कैसा है? GTG यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग GAG के जगह पे यहाँ पे बनेगा mRNA GUG। मतलब इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग दिस GAG, ये GUG बनाएगा। और GUG कोड्स फॉर वैलिन, GUG वैलिन। और वैलिन की वजह से क्या होता है? HBS, मतलब सिकल सेल एनीमिया। अब ये आपको अगर चेक करना है तो आपके बुक में डिक्शनरी दी, 11th में तो थी, 12th में फिर से दी है, तो 11th के बुक में आपको देखो जेनेटिक कोड की डिक्शनरी थी। पेज नंबर 81 खोलो एवरीवन, पेज नंबर 81। खोला 81, डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड। Yes, ma'am. डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड है 81 पेज पे, उसमें आप GAG ढूंढो। GAG सबसे नीचे वाले रो में, थर्ड नंबर पे, थर्ड कॉलम में, लास्ट रो थर्ड कॉलम मिला। GAG एंड GAA Yes, के ma'am. सामने क्या लिखा है? शॉर्ट फॉर्म है वो GLU, उसका लॉन्ग फॉर्म है ग्लूटानाइन। ओके, तो ये GAG जो नॉर्मली ग्लूटानाइन बनाता है, GAG हमारे इसमें नाइट्रोजन बेस में कोड, हमें GAG कोड बनता है और GAG कोड इज ग्लूटानाइन। तो हमारे शरीर में जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उनमें नॉर्मल कोडॉन बनता है और वो है GAG। अब यहाँ मैम पे GAA भी ग्लूटानाइन होता है क्या? हाँ, दोनों ही होते हैं। वो सब जेनेटिक कोड के फीचर्स में हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जेनेटिक कोड, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं, उसको कहते हैं डीजेनरेसी, एम्बिग्वेसी, वो सारे उसके कैरेक्टर है, यूनिवर्सल कोड। हाँ, तो एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। अब दूसरा डिफेक्ट की वजह से वहां पे GAG की जगह बन गया GUG। अब GUG क्या बना रहा है? देखो डिक्शनरी में आपके, देखो GAG कोड्स फॉर मिला फर्स्ट कॉलम में, लास्ट रो में GAG
GUU, GUA, all that is codes for, so GUG codes for valine, मिला? VAL for valine, VAL is the short form of valine. समझ में आ रहा है? तो ये कोडॉन डीएनए जब एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होता है तो उस टाइम पे कुछ डिफेक्ट होने की वजह से इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग GAG वो बनाएगा GUG, और GUG एमआरएनए कोड की वजह से बन गया वैलिन, और वैलिन की वजह से सिकल सेल एनीमिया बनता है, मतलब वो जो आरबीसी का शेप है वो कर्व हो जाता है, सिकल शेप। तो ये एबनॉर्मेलिटी है। ओके, ठीक है, ये आपके बुक में दिया है कहीं पे, मैंने देखा था। somewhere it is given, दिया है ना कहीं पे ये कोडॉन? नहीं है, ठीक है, पर करो नोट, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमने देखा डोमिनेंट और रेसेसिव लिंक्ड ट्रेट, डोमिनेंट और रेसेसिव लिंक, डोमिनेंट का विडोस्पिक एंड रेसेसिव का फिनाइलकीटोनुरिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। जैसे और कौन सा दिया है आपके बुक में, नाम तो दिए हैं पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम दिया है ना? नहीं, बाद में है वो, सेक्स लिंक्ड में है ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम दिया है ना? रेसेसिव लिंक्ड में मिला आपको एग्जाम्पल में? सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम लिखा है ना? यस मैम। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके पेज नंबर कहाँ गया? वहीं पे दिया है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट में फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। ओके, फिनाइलकीटोन्यूरिया आपको समझ में आ गया, उसको शॉर्ट फॉर्म PKU, फिनाइलकीटोन्यूरिया। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, और कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, बुक में ही लिख लो आप, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इट इज कॉज्ड बाय सिंगल ऑटोसोम रेसेसिव, सिंगल जीन की वजह से, controlling enzyme which produces unique glycoprotein resulting in production of mucus abnormally of high viscosity. Mucus produce होता है। This over viscous mucus interfere the normal functioning of many exocrine glands, including sweat gland of skin, lungs, liver। तो जितने भी glands है ना, म्यूकस समझ में आता, एक्सक्रीशन है वो हमारे शरीर का, वो म्यूकस जमने की वजह से उसके ऐसे गोले बन जाते हैं। फाइब्रोसिस, फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? म्यूकस के गोले, है ना? तो वो ब्लॉक कर देते हैं ग्लैंड्स को। म्यूकस के फाइब्रॉइड्स मतलब वो जो म्यूकस का सिक्रेशन है वो जनरली थिन होना चाहिए, पतला। अगर हमारे शरीर में म्यूकस है उसके कुछ यूजफुल इफेक्ट भी है, जैसे हमारे नेजल चैम्बर में म्यूकस है, वो क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल है वो निकालने के लिए मदद करता है, ल्यूब्रिकेशन देता है। ये सब नॉर्मल म्यूकस ग्लैंड से जो म्यूकस सीक्रेट होता है। सभी हमारे इंटरनल जो ट्रैक है वहां पे म्यूकस का लेयर है, वो जर्म से भी प्रोटेक्ट करता है। बट एक्सेसिव म्यूकस डिपोजिशन, म्यूकस के ऐसे बॉल्स बन जाते हैं जो ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, दैट इज फाइब्रॉइड्स। सो दिस म्यूकस, विस्कस, ज्यादा थिक वाला म्यूकस, विस्कस म्यूकस इंटरफियर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जितने सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं? जैसे स्किन, लंग्स, लीवर, पैनक्रियास और ड्यूअल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी, एंडोक्राइन। The symptom of this disease is related to the abnormal mucus, extra excretion of mucus.
म्यूकस यूजुअली स्टैग्नेट द ट्यूबल्स ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर वो जम जाता है, मेकिंग ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। फिर उन पेशेंट में ब्रोंकाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस, क्योंकि म्यूकस एक्सरे में समझ में आएगा, ऐसे सफेद सफेद एक्सरे में धब्बे दिखाई दे रहे तो वो म्यूकस के हैं, म्यूकस ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है ब्रोंकस में, तो उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस लंग्स के अंदर। द सिक्रेटरी सेल ऑफ लीवर, ये तो लंग्स का हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक का। द सिक्रेटरी सेल ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास ऑल्सो शो दिस एंड इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ बाइल। तो लीवर में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो बाइल सिक्रीशन में प्रॉब्लम आएगा, बाइल का रिलीज में प्रॉब्लम आएगा। और अगर पैनक्रियाज में हो रहा है तो पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज में प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ पैनक्रियाज। ओके, so this is cystic fibrosis that is due to additional excretion of mucus. जीन रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो ये नोट डाउन करो, क्या लिखोगे आप, सिंगल ऑटोसोमल रेसेसिव तो आपके बुक में लिखा है, वहां पे रीजन है विच प्रोड्यूसेस यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन। क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, प्रोड्यूसेस ओवर मतलब ज्यादा, मोर विस्कस म्यूकस, एक्सेसिव, नोट डाउन लिखो, एक्सेसिव, विस्कस मतलब ज्यादा थिक, जनरली म्यूकस होता है थिन, आपके नोज में है ना म्यूकस, चिपचिपा द्राव, तो वो म्यूकस पतला होता है, थिन होता है। अब ये विस्कस मतलब थिक, एक्सेसिव विस्कस म्यूकस, MUCUS म्यूकस, कहाँ कहाँ किसको ब्लॉक करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से है, स्वेट ग्लैंड्स है, लीवर है, अभी क्या देखा हमने, पैनक्रियाज है, ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपके लंग्स है, एंड लंग्स में एक्यूमुलेट हो गया तो ब्रोंकाइटिस होगा, लीवर में हो गया तो बाइल सिक्रेशन नहीं होगा, पैनक्रियाज में हुआ तो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होंगे, तो इस तरह से उसकी सिम्टम्स दिखाई देते। ओके, ठीक है, तीन ही हमने देख लिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी देख लिया। कोई भी आपको पूछे एडिशनल आपको आना चाहिए। और क्या है, बस डन। और कोई पार्ट हमने नहीं लिया है अभी तक, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक, कलर ब्लाइंडनेस चार्ट बना लिया, हीमोफीलिया देख लिया, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल फीमेल हनीबीज, बोनेलिया का एग्जांपल भी हमने देखा था, बर्ड्स देख चुके हैं, और 3 सिंड्रोम्स देखे हैं, है ना। ये कल मैं आपको, ये मुझे फोटोग्राफ नहीं मिली, दिस इज डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स फोटोग्राफ, मतलब स्केच ही है इस तरह से। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 20%, याद आया ना कल का, डाउन सिंड्रोम। मैम इस बुक में अच्छा वाला है। हाँ ठीक है बाबा, अच्छा अच्छा वाला देखो, वो माउथ ओपन है, प्रोट्रूडिंग टंग है, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने देखा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। उसके बाद और क्या देखे, एक और एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, कल देखा था हमने, थैलेसीमिया एंड डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर है।
मतलब ऑटोजोम से रिलेटेड। और एक एडिशनल बताओ कि नहीं, आपको इंटरेस्ट है तो बताती हूँ। डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड ही है, बताओ। यस मैम। कितना हाँ टाइम है ना अपने पास? ओके, ये आपको पता है बीमारी, उसको कहते हैं अल्जाइमर्स डिसीज। क्या नाम है? हाँ पता है मैम, अल्जाइमर्स डिसीज। हाँ, क्या होता है अल्जाइमर डिसीज? भूल जाते हैं मतलब सब कुछ। हाँ राइट, याददाश्त पूरी मिट जाती है ओवर एज पीरियड के बाद, एजिंग में के वजह से भी एक वो उसका सिम्टम है। दिस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ मेमोरी, अल्जाइमर्स डिसीज, and ability of judgment as well as general physical impairment। जजमेंट नहीं कर पाते, अंदाजा नहीं आता उनको। इट इज कॉज ड्यू टू accumulation of protein plaque in brain resulting in degeneration of neuron। अमाइनो एसिड का नाम है अमाइलॉइड। अमाइलॉइड नाम का जो प्रोटीन है वो डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। protein containing amyloid peptide produced and processed waste, okay, amyloid precursor। This disease is common amongst the Down syndrome। जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनमें बहुत कॉमनली अल्जाइमर डिसीज भी पाया जाता है। दिस डिसीज इज ड्यू टू एजिंग की वजह से है, ओल्ड एज में होता ही है। इन्वॉल्वमेंट उसमें क्या होता है, क्रोमोस, आपको पता है डाउन सिंड्रोम मतलब ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21 नंबर पे 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम आ गए, सो ट्राइसोमी ऑफ 21st। क्रोमोसोम 21 या फिर क्रोमोसोम नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर 21 या फिर क्रोमोसोम नंबर 19 डीजेनरेट हो जाता है। डिफरेंट जीन्स हैव बीन लिंक्ड टू अल्जाइमर्स डिसीज, but these genes only predict susceptibility। This disease is characterized by dementia। डिमेंशिया समझ में आता है, मतलब भूल जाना, डिमेंशिया। मेंटल डेटेरियोरेशन लीडिंग टू लॉस ऑफ मेमोरी, तो लॉस ऑफ मेमोरी को ही डिमेंशिया कहते हैं। मेडिकल टर्म लॉस ऑफ मेमोरी के लिए मेडिकल टर्म क्या है? डिमेंशिया। दैट इज द सिम्टम ऑफ अल्जाइमर डिसीज। ओके, और हाँ, और एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्राइड्यू कैट। ये पहले था फिर निकाल दिया, ग्रेजुएशन के लिए है। सिंड्रोम है क्राइड्यू कैट सिंड्रोम, ये भी ऑटोजोमल है। क्राइड्यू कैट सिंड्रोम का नाम क्या है? क्राई, CRI, क्राई इज CRI, ड्यू एंड कैट, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कैट क्राई, कैट क्राई। हाँ, अब ये कैसे होता है देखो, इट इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ 5th क्रोमोसोम। 5वें नंबर पे जो क्रोमोसोम है, जैसे ये 5th नंबर का क्रोमोसोम, 5th नंबर का ये क्रोमोसोम का पेयर है, 1 2 3 4 या 5 नंबर का, तो 5th क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का ये जो सेगमेंट है शॉर्ट, वो टूट गया। डिलीशन ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ 5th क्रोमोसोम, ये 5th नंबर पे जो क्रोमोसोम है, उस 5th नंबर के क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो है वो टूट गया, डिलीट हो गया। ओके, कहाँ गया? कंडीशन इज ड्यू टू डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5। एक छोटा सा टुकड़ा 5th क्रोमोसोम का टूट जाता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिलीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 5वें नंबर के क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूट गया। ओके, अब ये रीजन कुछ भी हो सकता है, केमिकल्स, एनीथिंग। अब ये जो पेशेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं इस फीचर से, अ पेशेंट, अ न्यूबॉर्न बेबी। अब ये इनबॉर्न है, बाय बर्थ ये डिसऑर्डर होती है। जो बच्चा इस डिसऑर्डर के साथ जन्म लेता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दैट बेबी क्राई इन अ साउंड ऑफ कैट, मतलब कैट के साउंड में वो रोता है। so therefore name of the syndrome is cat cry। समझ में आ रहा है? cat cry is the symptom, newborn baby sounds like a cat, so that is called cat cry। therefore name of the syndrome is cry-due cat। समझ में आ रहा है? ठीक है, this affected newborn cries like meowing of a cat।
was first described by Lejeune in 1963 in France. Hence, it is named as Cradock-Cat crab. This condition is due to deletion of short arm of the fifth chromosome. It is very rare, बहुत rare है. Affected person has small head और भी symptoms है. हेड की साइड छोटी होती है. आई जो है वो दूर दूर होते हैं, वाइडली स्पेस्ड आईज, रिसेंडिंग चिन एंड कॉन्जिनाइटल हार्ट डिसीज भी होता है. तो ये एक सिंड्रोम हो गया. उसके बाद प्लेट्यूज सिंड्रोम. ये सारे सीबीएसई आपके नीट में हैं. प्लेट्यूज सिंड्रोम ये भी डाउन के जैसे ही है, पर यहाँ पे जो ट्राइजोमी है वो 13 नंबर के क्रोमोसोम पे, 13 नंबर पे जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइजोमी, मतलब 13 नंबर पे जो 2 क्रोमोसोम होने चाहिए वहां पे 3 हो गए. ट्राइजोमी ऑफ 38th क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज प्लेट्यूज सिंड्रोम. ये डिस्क्राइब किया है सबसे पहले साइंटिस्ट प्लेट्यू ने, सॉरी प्लेट्यूज नहीं है, सॉरी पटाउज, तो सॉरी पटाउज, ये दूसरा है, ये पटाउज. पटाउज सिंड्रोम, PATAU पटाउज सिंड्रोम है. ओके, so described by scientist Patau, this syndrome is due to extra chromosome number 13. The affected person has small head, abnormality in the face, eyes and forebrain, cleft lip. ये जो लिप है उसमें एक गैप होती है, अपने ऐसे देखे होंगे, अभी एक्सीडेंटली भी होता है, कभी कभी पटाउस के नहीं है फिर भी होता है. ये जो लिप है उनमें ऐसे गैप होती है, दैट इज, अभी मैं आपको बाद में स्क्रीन शेयर करूंगी. तो हैविंग क्लेफ्ट इन द अपर लिप, ये उनका एक सिम्टम है. एंड पैलेट, लो सेट ऑफ डिफॉर्म्ड ईयर्स, स्मॉल चिन, hands are often clenched, and Edwards syndrome, it occurs about 5,000 लोगों के पीछे एक ऐसा पेशेंट जो है वो बर्थ लेता है. इट मीन्स लाइफ स्पैन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इज अबाउट 4 months, मतलब ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते. इट मीन्स लाइफ स्पैन इज वेरी लेस. ठीक है. एडवर्ड सिंड्रोम इज ट्राइजोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम. 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो उसको कहते हैं एडवर्ड. उनमें फिर क्रोमोसोम हो गए 47. इट ऑकर्स मोर ऑफन इन फीमेल देन मेल. फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एबनॉर्मलिटी इज अबाउट 1 per 3,500 live birth. Affected person keeps the fingers tightly clenched against the palm. Other symptoms are small jaw, deformed eyes, स्मॉल स्टर्नम, चेस्ट का साइज कम हो जाता है और पेल्विस की साइज भी कम हो जाती है. एंड द पेशेंट्स आर मेंटली रिटार्डेड. तो इस तरह एडिशनल है एडवर्ड, पटाउस, क्राइडोकैट, ये सब आपको नीट और सीईटी के सिलेबस में एडिशनल है. आपके बुक में तो 2-3 ही दिए. ठीक है. ओके, कुछ एडिशनल मुझे बताना था. आप अगर खुशी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ये आपके बुक में. अभी भी टाइम है. अभयराज, लिंकेज का ले ले क्या? मॉर्गन से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करे फिर रुक जाते हैं. ले लो मैम. हाँ, आसान, एकदम सिंपल, जो बोर्ड पे लिख के दे रही हो ना वही आप सिंपली याद रखो, बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है. आप एब्सेंट थे क्या उस टाइम पे आप, अभयराज? मैम मैं था नहीं, मुझे समझा नहीं था वो. अच्छा, ठीक है. टीएच मॉर्गन, थियरी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज थ्योरी, वो जो थ्योरी है वो मेंडल से कुछ अलग रिजल्ट देती है. मेंडल के तरह इसने भी एक्सपेरिमेंट किया था टीएच मॉर्गन ने, बट रिजल्ट वेरी डिफरेंट. दैट इज
ठीक है। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर। जो पॉइंट दे रही हो बस उतना लिख लो। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट है। ओके, उसको कहते हैं थियरी ऑफ लिंकेज। क्या प्रपोज की उससे? थियरी ऑफ लिंकेज। ओके, अब एक्सपेरिमेंटल एनिमल क्या है? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला आपको पता है। ओके, अब ये इसकी प्रोसीजर जो है वो मेंडल की डाई हाइब्रिड क्रॉस के जैसी है। मतलब मेंडल ने पी प्लांट के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे किया था? एक समय पे उसने दो कैरेक्टर कंसिडर किए थे, जैसे सीड शेप एंड सीड कलर। येलो सीड विद द राउंड शेप क्रॉस विद द रिंकल सीड विद द ग्रीन शेप। ये आपने क्रॉस किया है ना अभयराज, याद आया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। यस मैम, हाँ किया है। तो उसको ही उसने सिर्फ एनिमल लिया, ड्रोसोफिला। इंस्टेड ऑफ पी प्लांट उसने एक्सपेरिमेंटल एनिमल लिया, ड्रोसोफिला, और वही प्रोसीजर की। दो कैरेक्टर लिए है ना, और कैरेक्टर ड्रोसोफिला के था बॉडी कलर एंड आई कलर। ओके, तो क्रॉस के लिए जो कैरेक्टर लिए दो ड्रोसोफिला, मेल एंड फीमेल, किस तरह से लिए? जो फीमेल है वो फीमेल ली येलो बॉडी, बॉडी का कलर है येलो बॉडी, विथ रेड आई। ये लिया ड्रोसोफिला, वो एज अ फीमेल ली, और उसके साथ क्रॉस किया मेल का, और वो मेल का बॉडी कलर, और ये है ब्राउन बॉडी विथ नहीं, यहाँ पे व्हाइट आई है, वहां पे रेड है। व्हाइट आई एंड विथ रेड आई। सही है ना खुशी? सही है ना? येलो बॉडी विथ Yes, व्हाइट ma'am. आई एंड ब्राउन बॉडी विथ रेड आई से दो एनिमल्स, दो ड्रोसोफिला लिए। फीमेल ड्रोसोफिला लिया, उसका येलो बॉडी और व्हाइट आई थी, और उसके साथ क्रॉस किया ब्राउन बॉडी और रेड आई के मेल के साथ। ओके, अब रेशो जो है वो रेशो मेंडल का आया था 9:3:3:1। ऐसा रेशो यहाँ पे नहीं मिला। रीजन? लिंकेज। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल ने लॉ बनाया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसा लॉ टीएच मॉर्गन को नहीं मिला। रीजन क्या था? एक जीन से दूसरा हुआ, एक जीन से जुड़ा हुआ दूसरा जीन, मतलब दो जीन्स जो है वो आपस में जुड़ गए, और जुड़ने की वजह से वो एज इट इज पेरेंट्स में जुड़ के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास किया। मेंडल ने क्या बोला था? जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो ये जीन्स अलग अलग हो जाते, येलो के साथ राउंड शेप भी आएगा, रिंकल शेप भी आएगा, पर ऐसा नहीं होता। कुछ जो जहाँ पे जीन्स, आपने लिंकेज पूरा पढ़ा है ना, ये क्रोमोसोम है। जब जीन्स एक ही जगह पे पास पास में होते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते, अलग अलग नहीं होते। जब जीन्स एक ही लोकेशन पे क्लोजली प्रेजेंट है, वही डिस्टेंटली प्रेजेंट होंगे तो अलग अलग सेग्रीगेशन होंगे, सेपरेट होंगे। ओके, तो इन F1 रेशियो वॉज नॉट 9:3:3:1, ऐसा नहीं था मेंडल के जैसे। तो उसके ऊपर कंक्लूजन क्या मिला? रिजल्ट क्या? ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। कंक्लूजन क्या है? When two genes in dihybrid cross situated on the same chromosome, जब दो जीन्स, टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जैसे ये दो जीन्स येलो बॉडी और व्हाइट आई के जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ओके, ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन is much higher, parental combination is higher,
पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, येलो बॉडी के साथ व्हाइट है और ब्राउन बॉडी के साथ रेड है। नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन बताओ खुशी। ये पैरेंटल है मैम पेरेंट्स ऐसे, हाँ। नॉन पैरेंटल बताओ। येलो बॉडी के साथ रेड आई, हाँ, ब्राउन येलो के साथ रेड आई एंड ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई। ये नॉन पैरेंटल है, ये चेंज हुआ। तो नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत कम आता है और पैरेंटल जो ओरिजिनल पेरेंट्स के कैरेक्टर है वो एज इट इज ज्यादा ड्रोसोफिला में दिखाई दिए, और जो नए कैरेक्टर जनरेट हुए ना, मतलब येलो के साथ रेड आए और ब्राउन के साथ, ये जो नए कैरेक्टर डेवलप हुए इसका परसेंटेज F1 ऑफस्प्रिंग्स में बहुत कम है ना। ये परसेंटेज पैरेंटल कॉम्बिनेशन का ज्यादा है और नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन का कम है। पैरेंटल का कितना है खुशी, दिया है ना वहां पे परसेंट भी। हाँ, येलो बॉडी व्हाइट आईज टाइटली लिंक्ड, therefore they show 1.3% of recombination. Yellow body with white eye, okay, they are tightly linked. ये दो जीन्स है वो टाइटली लिंक्ड है, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। यही कॉम्बिनेशन होगा येलो बॉडी के साथ व्हाइट है, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। इसमें नया कॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, जस्ट 1.3% रिकॉम्बिनेशन। ओके, अब ये दूसरा एडिशनल कैरेक्टर आया, वो है व्हाइट आई के साथ शॉर्ट विंग। व्हाइट आई मतलब W के साथ मिनिएचर विंग मतलब M। ये जो नया कॉम्बिनेशन आया वो नया कॉम्बिनेशन जो है उसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, दैट इज 37.2% रिकॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि व्हाइट आई ये जीन और मिनिएचर ये जीन एक तो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या फिर एक ही क्रोमोसोम पे दूर दूर है, एक तो यहाँ है दूसरे यहाँ या फिर अलग अलग क्रोमोसोम पे, इसीलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। और जो ओरिजिनल पैरेंटल कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे इतने टाइटली जुड़े हैं कि उनमें वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन में चेंजेस कितना आया, बहुत कम आया, सिर्फ 1.3%। वेयर एज व्हाइट आई का जीन और मिनिएचर ऑफ जीन ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, दूर दूर होने की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए। और चेंजेस कितने हैं, रिकॉम्बिनेशन है 37.2, बस इतना ही है। येलो बॉडी व्हाइट eyes tightly linked, therefore they show 1.3 recombination, and white eye miniature wings show 37.2 recombination. Genes located on the same chromosome are closely grouped and show low recombination. जो जीन एक दूसरे से बहुत पास होते हैं उनमें कम रिकॉम्बिनेशन दिखाई देता है, वही जो जीन्स डिस्टेंटली प्रेजेंट है, लूजली है, दे शो मोर रिकॉम्बिनेशन, हाई रिकॉम्बिनेशन। उसका एग्जाम्पल है येलो बॉडी व्हाइट आई टाइटली प्रेजेंट, सो लो व्हाइट आई एंड मिनिएचर एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, लूजली प्रेजेंट है, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। समझ में आया? अभयराज दो चीजें याद रखनी है, क्लोजली प्रेजेंट लेस रिकॉम्बिनेशन, ओके, टाइटली प्रेजेंट दो जीन एकदम एक दूसरे से पास है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, और दो जीन्स एक दूसरे से दूर दूर है, लूजली प्रेजेंट है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, क्लोजली प्रेजेंट येलो बॉडी विथ व्हाइट आई क्लोजली प्रेजेंट, सो रिकॉम्बिनेशन जस्ट 1.3%, और लूजली प्रेजेंट व्हाइट आई मिनिएचर ऑफ विंग, बहुत दूर दूर है ये जीन, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। कितना है? 37.2, ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लोजली प्रेजेंट लेस रिकॉम्बिनेशन, टाइटली लूजली प्रेजेंट दूर दूर है, मोर रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन और जीन का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। यस मैम। ठीक है, रुक जाए फिर आज के लिए। यस मैम।
थैंकफुली आज कोई नेटवर्क का इशू नहीं हुआ। चलो रुक जाए हरदेव। कल Yes. कल पेडिग्री का लेना है, कल पेडिग्री का लेना है हमें। हाँ, और कुछ एडिशनल आप डाउट्स एंड क्वेरीज भेजो। खुशी आप तो भेजो, वेरी गुड। और भी अभयराज, हरदेव, आर्य, ठीक है। Yes, ma'am. कल जितने डाउट्स है कल क्लियर करेंगे। और पेडिग्री जो प्रैक्टिकल्स का है, मैंने क्या बताया, जिसने भी डाउनलोड किया 12th स्टैंडर्ड का हैंडबुक, तो प्लीज मुझे सेंड करो, नहीं तो मुझे नेट पे चेक करना पड़ेगा। मेरे पास ओल्ड सिलेबस का है, पिछले साल का है। ओके Yes, ma'am. चलो, तो कल हम पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे।